सेंट्रल सरकार में रेलवे का वैकेंसी कब निकाले थे? 2019 में। 2019 में 18 के दिसंबर में फॉर्म निकालते, उस फॉर्म भरवा दिए, हर एक से 500 रुपया लेवल लिए। किसका? ग्रुप डी का फॉर्म था। और अफसोस ये हो रहा है कि उस ग्रुप डी में कोई पीएचडी वाले फॉर्म भर रहा था, एमबीए वाले फॉर्म भर रहा था, एमटेक वाले फॉर्म भर रहे थे, बीटेक वाले फॉर्म भर रहे थे। एम्प्लॉयमेंट के लिए वो फॉर्म भर रहा था, उसको एम्प्लॉयमेंट चाहिए। वो ये सोचा था कि हमको नौकरी मिले, उसकी लियाकत के हिसाब से उसको जॉब आ नहीं रहा था। जो जॉब आ रहा था बेचारा भरा, उस जॉब को भी सरकार ने अभी तक उसका रिजल्ट अब नहीं दिया है। आज 2019 से 2020 आ गया, सरकार अभी तक उसका रिजल्ट भी नहीं दिया है। 2 करोड़ नौकरी देंगे, आम आदमी को 15 लाख रुपए देंगे, उसके बाद हर फील्ड को सजाएंगे, हर जगह डेवलप करेंगे। लेकिन आखिर में पता ये चला कि धीरे धीरे ऐसे कर गए कि सिर्फ एक ही या 2 जो इंडस्ट्रीज हैं उसी को डेवलप कर रहे हैं। डेवलपिंग कंट्री से हमारे देश को और भी नीचे चले गए, जबकि हिंदी में विकासशील देश कहा जाता था, उससे भी नीचा चला गया। आज ऐसी बात हुई कि आज जो मीडिया है, जिसको हम लोग 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, ये भी सरकार के साथ मिल गई है। एक ऐसी मजबूत सरकार दे दिए हैं जो सबको खरीद रहा है। रेलवे को प्राइवेट कर दिया, एजुकेशन सिस्टम को भी शायद ऐसा लग रहा है, जो एनईपी लेके आए हैं उससे उसका जो लूप होल्स है, जो दिख रहा है कि 6% तो वो यूज़ कर पाएंगे नहीं, तो इसको भी प्राइवेट करने के चक्कर में हर जॉब्स को एक बार वैकेंसी कब निकालती है? जब कोई इलेक्शन आता है या इलेक्शन का दौर चले, तब ये जो है वैकेंसीज निकालती है। उसके बाद इसमें इतनी गलतियाँ रहती है कि बच्चे हमारे जैसे नौजवान हम लोग जाकर के केस कर देते हैं, फिर वो केस हाईकोर्ट में चलते रहता है। नेक्स्ट जजमेंट कब आती है कि नेक्स्ट जब इलेक्शन आया तब सरकारें वादा करती है कि अब ये जजमेंट हो जाना चाहिए। फिर जजमेंट आया तो जजमेंट तो आ गया, लेकिन वैकेंसीज को अब तक भी अप्रूव नहीं कराती है। फिर उसको फिर लपटाती है कि चलो कंटेंट ऑफ कोर्ट कर दो, जो अभी हमारे प्राइमरी के भाइयों के साथ हुआ वेस्ट बंगाल में। इसी तरह बिहार में आप देखें कि एसटीईटी की एग्ज़ाम हो रही थी, वो एग्ज़ाम करा लिया, रिजल्ट भी आ गया, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जाकर के वो क्या हुआ कि पैनल कैंसिल। क्यों कैंसिल किया? उसमें जो है धांधली हुआ था या फिर वहाँ पे पेपर लीक हो गए थे। हम जैसे बेरोजगार बड़ी मुश्किल से जाकर के पैसा वैसा लेकर के जाके एग्ज़ाम देते हैं, उसके बाद हमको पता चलता है कि क्या कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, आप फिर से एग्ज़ाम दो। फिर से कब एग्ज़ाम दो? जब इलेक्शन आएगा तब दो। तो ऐसी चीज़ों को हम लोग जो है सह नहीं सकते, ये बहुत हो गया। अब मीडिया सुने या ना सुने, हम लोगों को अपनी आवाज़ खुद उठानी है। प्रेशराइज करती है कि इतना दिन में हमारा जो है एज क्राइटेरिया खत्म हो जाएगा, अभी तो और भी नीचे कर रहा है। तो दूसरी आवाज़ हमारी ये होना चाहिए कि कोई भी मैक्सिमम एज लिमिट ना हो। जब तक आप सर्विस करने के लिए एलिजिबल हैं, तब तक आप जॉब करने के लिए भी एलिजिबल हैं। ये होना चाहिए सरकार की तरफ से। लेकिन ये सरकार अंधे बहरों की सरकार है। ये ऐसा लग रहा है कि अंधेर नगरी चौपट राजा, ये राजा चौपट है। हम लोगों ने अपनी सुविधा के लिए, अपनी गलती के लिए ऐसे अंगूठा छाप को भेज दिया कि जिसने इकोनॉमी में बैठा है तो उसको हिस्ट्री का नॉलेज है, जो इतिहास पढ़ाता होगा, लंबा लंबा फेंकता होगा, उसको हम लोग इकोनॉमिक्स का नॉलेज दिए। और जिसको लॉ के बारे में नॉलेज नहीं है उसको लॉ मिनिस्टर, जो एजुकेशन मिनिस्टर है आज के डेट में, वो तांत्रिक विद्या का ये है, एस्ट्रोलॉजर के तरफ जा रहा है कि उसको साइंस को मतलब एस्ट्रोलॉजी में समझा रहा है। तो ऐसे लोगों को इतना डिस्फंक्शन है, इसमें कोई भी चीज़ों का मेल नहीं है, सारी चीज़ उलट पुलट करके ये इसका जो प्रोसेस है कहीं ना कहीं पढ़ के देखिए तो हिटलर की तरह है। जैसे ही हिटलर आया था, सबसे पहले रेलवेज को पूरा प्रॉपरली टाइम में चलाया कुछ दिन, और ये गवर्नमेंट भी जब आई तो सबसे पहले रेलवेज को ही टाइम से चलाई। बाकी सारी नीतियां उन लोगों की तरह ही है, सेम टू सेम। तकरीबन दोनों हाथों से काम करने वाले लोग, सरकार का ही एक अगर डेटा को लिया जाए तो तकरीबन आप मान लीजिए कि 60 करोड़ हैं, 60 करोड़ से ज़्यादा होंगे, एग्जैक्ट डेटा मेरे पास नहीं है। जिनमें से अगर कहा जाए कि काम, इज्जत वाली काम 3.5 करोड़ के पास है, महज 3.5 करोड़ के पास। उसके बाद जो बाकी लोग बचे, आप सबको मैथमेटिक्स जानते हैं, खुद से कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं कि कितने लोग हैं जो ठेला पे अपनी रोजगार को गुजार रहे हैं, कोई मजदूरी कर रहे हैं, कोई दिहाड़ी मजदूर हैं, कोई ठेके पे मजदूर हैं। अब इज्जतदार नौकरी किन किन को कहा जाएगा? जो किसी टीचिंग प्रोफेशन में है, बैंकिंग सेक्टर में है, और इस तरह के जो सरकारी यानी कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट जो हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, वो महज 3.5 करोड़ पूरे हिंदुस्तान में। एक एग्जैक्ट डेटा नहीं है मेरे पास, बट जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं वो महज सोच सकते हैं आप कितने हैं, 3.5 करोड़। और हमारे हिंदुस्तान की आबादी पता ही है कि कितनी है, बताने की ज़रूरत नहीं है। अब ये जो हम लोग सबसे बड़ी चीज़ को मिस कर रहे हैं यहाँ पे, वो सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि इसका इम्पैक्ट जो एजुकेशन पे पड़ता है बच्चों का। मैं एक एग्जाम्पल हूँ लोगों के लिए कि आप मत पढ़िए,
मैं एग्जाम्पल सेट कर रहा हूँ, एक जो अनएम्प्लॉय हूँ वो सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल मैं सेट कर रहा हूँ, हमारे जो नीचे बच्चे बैठे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको मैं एक मैसेज दे रहा हूँ यहाँ से बेरोजगार होकर के कि मत पढ़िए, क्योंकि आपको भी बेरोजगार होना है। क्योंकि सबसे मोटी चीज यहाँ जो शायद हम लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए थी कि हमको अगर कोई काम नहीं मिल रहा है, हम अगर किसी चीज में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, टैलेंट की कमी नहीं है हिंदुस्तान में, वी कैनॉट एलिगेट ऑन द स्टूडेंट्स और व्हाट द रियली दोज हु आर नॉट गेटिंग द जॉब्स। हम उस पर ब्लेम नहीं कर सकते कि वो लोग एबल नहीं है, दे आर नॉट एबल, एवरीबडी इज एबल हियर। अगर मान लेते पढ़ा लिखा, मान लेते हैं अप्रोक्सीमेटली कि वो अगर 20% ही अच्छा पढ़ा लिखा, तो उसमें 20% में आपका 10% को जॉब पाएगा ना। लेकिन देश की हालत कितनी खराब है वो सबको पता है। मैं यहाँ से बस एक बात कहना चाहूँगा कि आप एक ऐसा हिंदुस्तान बना रहे हैं, एक जाहिलों का हिंदुस्तान बना रहे हैं। आप सबसे पहली बात नई नई एजुकेशन पॉलिसीज तो ला रहे हैं कि लोगों को सुविधा हो, बच्चे अपने चॉइस के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट्स को ले, अपने एबिलिटी के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट्स को चुने। लेकिन आप जो एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, आज हम लोग बेरोजगार हैं, हम लोग को देख करके किसी को ये फील हो रहा है कि नहीं हम लोग भी नहीं पढ़ेंगे, नहीं तो हम भी नूरजगर जैसा बेरोजगार बनेंगे, सईद जैसा बेरोजगार बनेंगे। हम अगर आज से कमाएंगे तो कल मेरे मम्मी पापा का बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। ये सबसे बड़ी चीज है। आज हम लोग अगर बिजनेस करते हैं, यहाँ पे अगर गवर्नमेंट खुद कह रही है कि आत्मनिर्भर बनो, लेकिन आप अगर एक छोटा सा बिजनेस भी स्टार्ट करते हैं, एक लाइसेंस आप अगर बनाते हैं, उसमें भी एक लाइसेंस बनने में कितना टाइम लग जाता है और क्या क्या पापड़ आपको बेलने पड़ते हैं। जिन्होंने लाइसेंस बनाया होगा शायद उनको अच्छी तरह से पता होगा। आज हमें सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को बदनाम करने से नहीं होगा, क्योंकि एक स्टेट का भी उसमें भागीदारी होती है। जैसे मैं जानता हूं कि एसएससी पहले हर साल हुआ करती थी, लेकिन इस गवर्नमेंट के आने के बाद भी एसएससी को अगर देखा जाए तो मैं शायद 4 साल से नहीं देखा हूं कि एसएससी का कोई वैकेंसी निकला है। तो यहां भी, और अगर कोई वैकेंसी निकलती भी है तो सबसे पहली बात जो आ जाती है सामने वो पैसे की, सबसे गंदी चीज। अब वैकेंसी निकालते भी है तो दिल में एक डर बैठ जाता है, मैं गरीब हूं, मैं भरूंगा भी तो क्या फायदा, मेरा जो ये 300 रुपया आज भरने में लग रहा है वो भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है कि हम इसमें दे पाइए। लोगों की सोच है। अब गवर्नमेंट क्या सच में ऐसा कर रही है? ये मैं इसके ऑथेंटिफिकेशन नहीं दे रहा हूं कि गवर्नमेंट सब सही मायने में ऐसा करेगी। जो हमारे पेरेंट्स की सोच है, जो नहीं चाहते कि हम लोग और आगे पढ़ें, सबसे बड़ी सोच जो हम लोगों को पढ़ाई से रोका जा रहा है। यहाँ पे हमारे पेरेंट्स डायरेक्ट बोल रहे हैं कि पढ़ के क्या करोगे। तो इसका जवाब कहीं ना कहीं मोदी जी को देना चाहिए, हमारे पेरेंट्स को, कि हम लोगों से जो पढ़ाई का हक जो छीना जा रहा है, क्योंकि हम लोग इतने स्टेबल नहीं कि खुद कमा के पढ़ सके। क्योंकि एक स्टूडेंट अगर कमाएगा भी, पढ़ेगा भी, तो फिर वो कामयाब नहीं हो सकता जिंदगी में। वो अगर पढ़ेगा तो उसको जो फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए फैमिली से चाहिए, लेकिन फैमिली अब एग्री नहीं करता है। फैमिली डायरेक्ट बोलता है कि नौकरी उकरी नहीं होगी, देहाती में बोलता है डायरेक्ट, नौकरी उकरी नहीं होगा बाबू, तुम अपना कुछ काम करो, पैसा हम नहीं दे सकते। क्योंकि उनकी भी एक होप होती है, जो बिल्कुल भी उनको नहीं लग रहा है कि मेरा बेटा को कल जाके जॉब मिलेगा, क्योंकि जॉब अब टैलेंट के बिना पे नहीं होता है। सबसे बड़ी चीज, टैलेंट के बिना पे जॉब नहीं होता। आपके अगर रिसोर्सेस हैं, आपका बेटा, आपका चचा अगर बड़े पोस्ट में है, आपका खालू बड़े पोस्ट में है, तो फिर वहां से आपको जॉब मिल जाएगी। ये मैं कंफर्म होकर नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन लोगों की बात है, लोगों से मैंने सुना है, अपने सीनियर से, वही चीज मैं बस आपके बीच आज रख रहा हूँ। आज ये दिन क्यों हम लोगों को, जो खुशियों का दिन है, एक देश के प्राइम मिनिस्टर का जन्मदिन हो और हम लोग एक बेरोजगारी दिवस मनाएं, एक गम अगर कहा जाए कि आज हम लोग गम मना रहे हैं तो शायद गलत नहीं होगा। लेकिन फिर भी मैं इस मंच से मोदी जी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, सर अभी भी कुछ नहीं हुआ है। अभी भी हिंदुस्तान जो सोने की चिड़िया थी, जिसको अंग्रेजों ने बर्बाद किया, आपने एक वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे। आप अगर उस वादे पे नहीं खड़े हो पाते हैं, 1 करोड़ भी देते हैं तो 4 साल में ही सही, लेकिन जो हम लोगों की इकोनॉमी है इंशाल्लाह वो भी सुधरेगी। लेकिन उसको आपको सबको सबसे पहली बात हर वो फैसिलिटीज देना पड़ेगा। लेकिन हमको नहीं लग रहा है जो नीति है यहाँ पे, क्योंकि ये जो बीजेपी गवर्नमेंट है, खास करके सेंट्रल की गवर्नमेंट, वो हम लोग सबको जानते हैं गुजरात से पनपी है, और वहां पे स्टूडेंट्स का जो एक आंदोलन था उसी से निकल करके ये बीजेपी गवर्नमेंट आगे आई है। तो स्टूडेंट्स का पावर इनको पता है। अब मुझे लगता है कि आजकल हम देख रहे हैं कहीं पे भी अगर एजिटेशन होता है या कहीं पे भी अगर प्रोटेस्ट होते हैं तो ये चुन चुन के स्टूडेंट्स को पकड़ रहे हैं। आज हम यहाँ 4 हैं, आज 400 भी हो सकते थे, लेकिन बहुतों को डर भी है कि मैं अगर वहां जाऊं तो मुझे किसी न किसी मामले में अंदर कर दिया जाएगा। क्योंकि आज देश की जो हालत है वो सब जानते हैं कि देश की आज क्या हालत है। आप
अगर हल्की सी भी, जैसा कि कफील खान, एक छोटा सा उदाहरण हम लोगों के लिए, एग्जाम्पल के लिए छोटा सा, उनकी कोर्ट ने खुद माना कि उनकी स्पीच हेट स्पीच नहीं थी, लेकिन उनको बेफालतू का कितना दिन जेल में रहना पड़ा। तो इस जो गवर्नमेंट की नीति है उससे सबको वाकिफ हैं। इस मंच से मैं एक ही बात मोदी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सर, आप हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, आप हमारे सब कुछ हैं। आप अगर चाहें तो इस देश में खुशहाली होगी, आप अगर चाहें तो बदहाली होगी, लेकिन आप अगर देश को बर्बाद करेंगे तो फिर अंग्रेजों को जिस तरह से इस देश से भगाया गया था, फिर हो सकता है कि यहाँ के जो पढ़े लिखे युवा हैं, पढ़े लिखे तबका है, वो भी गलत होने नहीं देंगे और गलत को रोकेंगे। तो यही बात कह के मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। शुक्रिया। प्राइवेटाइजेशन जो है अपने आप में सरकार की, जो मौजूदा सरकार है उसके पुरानी नीतियों की एक कड़ी है जो आगे बढ़ाई जा रही है। आरएसएस हमेशा से इस बात की मुखालफत करती रही है कि रिजर्वेशन को ख़त्म किया जाए, और हमारे देश में सिर्फ सरकारी नौकरियों में या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन है, प्राइवेट में कोई रिजर्वेशन नहीं। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन के लिए बहुत दिनों से मांग चल रही है, लेकिन ये मांग अभी तक नहीं मानी गई। जैसे ही सरकारी नौकरियां, रेलवे हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, चाहे हेल्थ सेक्टर हो, जैसे ही ये प्राइवेट होता है आपका रिजर्वेशन ख़त्म हो जाता है। तो एक तो आप रोज़गार नहीं दे रहे हैं, दूसरे आप जो रोज़गार में हैं या जो मुमकिन हो सकता था उसमें से रिजर्वेशन को ख़त्म कर। इसका मतलब ये हुआ कि जो दबे कुचले माइनॉरिटी हैं, एससी एसटी हैं, ओबीसी हैं, ये सरकार इन सब को दबा करके नीचे ले जाएगी, और जो उनके पूंजीपति लोग हैं उनको वो ऊपर ले जाएगी। आप देखिए कि पेंडेमिक में जहां हमारे देश की जीडीपी 23.9% हो गई, अंबानी का वेल्थ 30% से ज़्यादा बढ़ गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि गरीब डेली गरीब हो रहा है और अमीर रोज़ अमीर होता जा रहा है। ये सरकार, ये हमारे इंस्टीट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे देश की जो कानून है, जो सबको समानता का, बराबरी का हक देता है, ये नीति इसको ख़त्म करती। तो गोया कि ये सरकार हमारे देश के कानून को भी धीरे धीरे ख़त्म कर रही है, बदल रही है, बर्बाद कर रही है। इसलिए आज के दिन के जैसा मुबारक दिन हो नहीं सकता। पूरे देश में सोशल मीडिया के ज़रिए ही लोगों ने ये आंदोलन छेड़ा है, और बहुत मुबारकबाद है आप लोग कि आप लोग यहाँ आए, आपने वक्त दिया और इस ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए इसको की आवाज़